हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम देकर के लौट गए होंगे। अमूमन एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग अपना आगे का रणनीति तय करते हैं कि मुख्य परीक्षा में अब कैसे क्या कुछ करना है। थोड़ी सी स्थिति झारखंड में अलग भी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान जो कुछ भी बातें सामने आई हैं निश्चित तौर पे वो आपको पता है, वो बताने वाली कोई बात है नहीं। लेकिन खैर, एग्जामिनेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है वो इस बात का होता है कि जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है वो कितना सही है या फिर कितना गलत है। हम यहाँ पर आपके लिए पेपर 1 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, उसका आंसर लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और आंसर आपको बताते चलेंगे। और लगभग 90-92 क्वेश्चन का हम आंसर आपको कराएंगे, क्योंकि कुछ में मुझे डाउट है इसलिए हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और जो आंसर बताएंगे वो 99.99% एक्यूरेट होगा। उसमें फिर आपको सोचने की आवश्यक्ता मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहीं डाउट होगा वो हम निश्चित तौर पर आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए और उसके बाद आप अपना आंसर को मिलान कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, ये नोबेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है और 2022 से इसका संबंध है। इसका आंसर है एनी अर्नॉक्स। इनको साहित्य के लिए दिया गया था। यही सिर्फ एक सुमेलित है, मैच्ड है, बाकी मैच्ड नहीं है। तो पहला का आंसर है एनी अर्नॉक्स, मतलब कि ऑप्शन डी। नंबर 2 को देखिए, निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? आंसर है इसका दिल्ली। नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान ये येलो स्टार से सम्मानित किया गया था? बीच का चीज हम उड़ा दिए हैं। आंसर है सूरीनाम। मैंने यूट्यूब पर पहले भी बताया था। नेक्स्ट है नंबर 4, द कोलिशन ईयर। इसके लेखक है प्रणब मुखर्जी। इसको भी मैंने YouTube पे बताया था। आप पुराना वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको याद होगा, जहां अलग अलग राष्ट्रपति का हम बुक्स का नाम बता रहे थे। खैर, नंबर 5, नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? ठीक है, इसका आंसर होगा केवल 2, क्योंकि इस संगठन में 31 सदस्य हैं, हालांकि अभी 32वां सदस्य भी हो गया है और यहां पर 42 लिखा हुआ, तो वो सही नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। तो 5 का आंसर होगा बी। नंबर 6 को देखें, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन कौन से कथन सही है? पहला देखिए, दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की। 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, जहां से भारत ने इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। इंडोनेशिया, भारत और फिर अगला जो होगा वो होगा ब्राजील में। इन तीनों को मिलाकर के ट्रोइका कहा जाता है, जो G20 के शीर्ष समूह को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है। तो 1 गलत है और 2 सही है। ठीक है, क्योंकि इसका पहला सम्मेलन वाशिंगटन में 2008 में हुआ था। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर सिर्फ बी होगा, केवल 2। नंबर 7, आसान क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? बहुचर्चित है, कोई भी गलत नहीं किया होगा, आर्टिकल 44। उसके बाद 2023 में संयुक्त राज्य के किस शहर ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी? ये आंसर है न्यूयॉर्क। हालांकि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले सरकारी स्कूलों में दीपावली के लिए अवकाश की घोषणा की गई थी, लेकिन यहां पर हाल के दिन ये बात कर रहा है और पेंसिल्वेनिया ऑप्शन में भी नहीं है। तो आंसर आपका डी होगा, न्यूयॉर्क। नंबर 9 को हम लोग देखें। यहां पर इसमें से है कि पद्मश्री प्राप्तकर्ता और पुरस्कार का क्षेत्र। थोड़ा सा यहां पर मुझे डाउट है, लेकिन फिर भी 99% हम श्योर हैं। आंसर इसका बी होना चाहिए, मूलचंद लोढ़ा, क्योंकि इनका संबंध जो है वो सामाजिक सेवा से है, साहित्य और शिक्षा से नहीं। तो मेरा आंसर 9 का है बी। नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? आंसर है कर्नाटक, हुबली जंक्शन। ठीक है, पहले गोरखपुर हुआ करता था। ये क्वेश्चन भी हम YouTube पर अपलोड कर रखे हैं।
नंबर 11, निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? ये अभी हम हार्डली 10 दिन पहले इस क्वेश्चन को अपलोड किए थे 2024 का एक करके, और एक्सप्लेन करने के क्रम में मैंने आपको 2023, 22, 21 तक ऑप्शन रखे थे, और इसका आंसर होगा मिस्र के राष्ट्रपति। तो 11 का आंसर है बी। नंबर 12, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार के द्वारा जो अभियान किया गया उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ये क्वेश्चन भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, ठीक है। नंबर 13, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारतीय संसद के भवन को उसको डिजाइन किसने किया? तो बिमल पटेल इसका आंसर है। ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं गलत किए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। नंबर 14, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन जो CDRI है, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे संबंधित क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा बी, ठीक है, क्योंकि CDRI का भारत सदस्य है और UN इसकी एजेंसी है। मुख्यालय इसका पेरिस में नहीं बल्कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी न्यूयॉर्क में, जहां तक मुझे याद आता है, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नंबर 15, कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। तो कृषि सूखा को जो परिभाषित करने का आधार है वो है लो मॉइस्चर, तो निम्न मृदा आर्द्रता। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? आंसर है डी, हैदराबाद। नंबर 17, यायात्सो झील के संदर्भ में कौन कौन सी बातें जो हैं वो सही है? तो इसका पहला तीनों बात सही है। लद्दाख में है, जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का ये पहला विरासत स्थल है, ये भी सही है, और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और 1, 2, 3 सही है। सतलज नदी के द्वारा सिंचित है, ये सही नहीं है। तो ये चीज। नंबर 18, लकड़ावाला समिति 1993, ये गरीबी के आकलन से संबंधित है। इन्होंने BPL के लिए कहा था कि BPL का आधार जो है वो 35 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी राज्यों के लिए, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग अलग पैरामीटर होता है, अलग अलग मानदंड होते हैं, ठीक है। तो लकड़ावाला समिति गरीबी आकलन से संबंधित है। नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वो है सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार, ऑप्शन डी। 20, WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सब्सिडी या अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? आंसर होगा इसका रेड बॉक्स अनुदान। रेड बॉक्स मतलब ऑप्शन सी। नंबर 21, थोड़ा सा हम 21 को श्योर नहीं है इसलिए हम बात नहीं करेंगे। वैसे भी मेरा पेपर ज्योग्राफी नहीं है, थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है इसलिए हम उसको नहीं बताना चाहेंगे। तो 21 मेरी ओर से आप अपनी ओर तरफ से देखिएगा, हम उसका आंसर नहीं करा रहे हैं। PM कुसुम योजना, ये कृषि सौर पंप से संबंधित है, ए इसका आंसर होगा। और अभी जो मॉक टेस्ट हम एग्जाम से पहले ले रहे थे वहां पर भी मैंने ये क्वेश्चन रखा था, ठीक है। तो 22 का आंसर है ए। 23 का आंसर, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील जनसंख्या में जो अनुपात होगा, ठीक है। तो उसका आंसर आपको बी। नंबर 24, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, इसका आंसर है ILO। मैंने कई बार वीडियो में कहा था, जब कभी भी हम इंडेक्स से जुड़ा हुआ कोई चीज बताए हैं तो हम बोलते थे कि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए आप ये देख लीजिए कि रैंक क्या है और किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये बात बहुत पुराना नहीं है, 10-15 दिन पहले का ही बात होगा, ठीक है। खैर, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर है। नंबर 25, निम्नलिखित कौन से कथन खराई ऊंट के संदर्भ में सही है? तो पहला तो है कि यह लद्दाख में नहीं, यह कच्छ में पाया जाता है। इसका स्थानीय नाम खारा है, यह भी सही है। और ये अपने चारागाह तक पहुंच के लिए समुद्र में लंबी दूरी भी तैरता है या तय करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, क्योंकि
एक सही नहीं है, 4 सही नहीं है, 2 और 3 सही है, तो आंसर होगा इसका बी। नंबर 26, थोड़ा सा डाउट है मुझे, लेकिन फिर भी ये ऑलमोस्ट श्योर है कि गिन्नी गुणक जो है ये इसका आंसर होगा 1 और 3, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 26 का भी सही उत्तर है। ऑलमोस्ट 99.9% तक का हम श्योर कर रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत डाउट है वहां पर, इसलिए हम आपको बोल दे रहे हैं। नंबर 27, डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान, ये असम में है। बड़ी आसानी से डिब्रूगढ़ के नाम पे आप इसको पकड़ सकते थे। नंबर 28, अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है। क्या होता है, इसको भी हम कुछ दिन पहले वीडियो पर बताए थे। मतलब साल के जिस दिन हम लोग पर्यावरण से संबंधित तमाम चीजों को एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसका दोहन कर लेते हैं, उसी दिन अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। इसलिए इसका कोई दिन तय नहीं होता है। तो इसका संबंध है पर्यावरण के संरक्षण से या क्षरण से। 28, 29, यह आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? आंसर होगा बनवाली। बनवाली। नंबर 30, नौपाषाणिक पुरा स्थल बुरुडी या बारूडी अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन में हजारीबाग, सिमडेगा और जामताड़ा है। यहां नहीं, ये बल्कि खूंटी जिला में है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अब देखिए 31, ये बेसिकली मौर्यकालीन प्रशासन से टैक्स व्यवस्था से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है, छोटा से बड़ा। हालांकि ये ऑप्शन इसका सही नजर नहीं आता है प्रॉपर तरीके से, इसलिए कि इसका एक फार्मूला हम याद किए हुए थे, सखा द्रो अस्था। स मतलब संग्रहण, खा करवाटिक जो लिखा उसको खारवाटिक भी पढ़ते हैं, स खा द्रो द्रोणमुख और अस्था स्थानिक। इसमें क्या होता है कि जो संग्रहण है ये सबसे छोटी इकाई है, जो 10 गांवों का समूह होता है। खारवाटिक या करवाटिका जो लिखा हुआ है 200 गांवों का समूह होता है। द्रोणमुख 400 का और स्थानीय 800 का। ऑर्डर को उल्टा अगर करके देखें तो स्थानीय, द्रोणमुख, करवाटिका और संग्रहण, ये ऑर्डर सही आता है। ठीक है, तो मेरा आंसर यहां पर 31 का सी होगा, क्योंकि इसका ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बड़ा से छोटा दिख रहा है। असेंडिंग ऑर्डर का ऑर्डर हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम आपको बताएं कि संग्रहण 10 के लिए, खारवटिक या करवाटिका 200 गांवों का प्रमुख, द्रोणमुख 400 का और फिर 800 का। ठीक है, तो हम अपना जो लॉजिक था वो हम आपके सामने रख चुके हैं। नंबर 32, प्रभावती गुप्त शासिका थी। ये शासिका थी वाकाटक वंश की। ठीक है, रुद्रसेन की पत्नी थी। बाद में उनकी मृत्यु के बाद यह शासन व्यवस्था उनका चंद्रगुप्त के हाथ में आ गया था। तो वाकाटक प्रभावती गुप्त। नंबर 33, बहुत आसान क्वेश्चन है। तोलकापियम, इसका संबंध व्याकरण से है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? आप सबको पता है कि मनसबदारी व्यवस्था 1577 में शुरू की गई थी और यह बेसिकली सैन्य व्यवस्था से संबंधित था। हालांकि बाकी लोग भी उसमें शामिल होते थे, लेकिन ऑप्शन जो है उसके हिसाब से ये मीर बख्शी होगा, क्योंकि मीर बख्शी जो होता था वो सेना का प्रधान होता था, मुख्य सेनापति होता था। तो आंसर 34 का सी होगा। 35, मुगल काल के दौरान, पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को चालनी कहते थे। ये चालनी पिछले शासकों के समय में ढाले गए सिक्के होते थे, घिसे हुए सिक्के होते थे और लिटरली ये रिबेट पर चलते थे। ठीक है, मतलब कम कीमत पर चलते थे। तो चालनी इसका सही उत्तर है। 36, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम यूट्यूब पर जेएसएससी के टाइम में डाल रखे थे। आंसर होगा इसका तुंगभद्रा। उस पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। नंबर 37, इसको मैच करना है। लाल महल, सामने लिखा हुआ बलबन, हिंडोला महल, होशंगसा, जहाज महल, गयासुद्दीन खिलजी और लाल दरवाजा, ये बीबी राजे का मस्जिद। इसमें से आंसर जो होगा ये होगा लाल महल, क्योंकि लाल महल जो है ये पुणे के शाहजी भोसले का भी महल था। ठीक है, हालांकि
कई जगह पे बलबन के लाल महल होने की बात भी की जाती है, लेकिन बाकी हिंडोला महल, होशंगसा, उससे मिलता जुलता कुछ और नहीं मिलता है, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। जहाज महल, गयासुद्दीन खिलजी, ये उनका बेसिकली हरम या फिर अंतःपुर होता था, रनिवास होता था। लाल दरवाजा, बीबी राजे, ये भी सही है। तो यहां पर 37 का आंसर होगा ए, लाल महल, क्योंकि फिर दोहरा दें कि ये पुणे के शाहजी भोसले के महल का भी नाम था। खैर, नंबर 38, जहांगीर के समय का कौन चित्रकार नहीं है? आंसर होगा ख्वाजा अब्दुल समद। मुगल पेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर भी हम वीडियो डाल रखे थे और कई बार हम क्लासरूम में, खास करके जो लोग सुन रहे हैं, मुगल पेंटिंग को दोहराने की बात हम लगातार करते रहे थे। खैर, नंबर 39, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम टेस्ट के दौरान सामने रखे हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव हुआ था? आंसर है कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और यह अधिवेशन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के 6 दिनों के बाद ही हुआ था और इस अधिवेशन में जाते वक्त ही गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। खैर, नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? आंसर होगा इसका टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़े हैं तो सीधे तौर पर यह आंसर आप करने की स्थिति में थे, भले ही आपको स्टेटमेंट पता हो या ना हो। नंबर 41, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो महात्मा गांधी संबंधित नहीं है इंडियन मिरर से, क्योंकि इंडियन मिरर जो है ये केशव चंद्र सेन का लिखा हुआ है, जिनका कि संबंध ब्रह्म समाज से था। ठीक है, तो बाकी गांधी जी का हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया सब लोग जानते हैं, तो बड़ी आराम से इसका आंसर कर सकते थे। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, लेकिन क्वेश्चन आपके पास है, हम बोल करके आपको सुना भी रहे हैं। 42, अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किन के बीच हुई थी? यह आंसर है लॉर्ड मिंटो। 1809 में यह संधि हुई थी, यह भी आप जान रहे होंगे। नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है? आंसर है इसका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है ये R.K. लक्ष्मण का लिखा हुआ है, न कि अंबेडकर साहब का। तो R.K. लक्ष्मण इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हम CGL के टाइम में जो बुक्स एंड ऑथर टाइप का किए थे, वहां पर संभवतः हम ये क्वेश्चन भी रखे थे आपके सामने। एनीवे, 44, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करेंगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें हम 100% श्योर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ये सही होगा और इसका आंसर होगा बी। 1 सत्य है, 2 असत्य है, 3 सत्य है, 4 सत्य है। मतलब इसमें जो एक असत्य कथन है वो है 2, क्योंकि जहां तक मुझे याद है गुजरात और अरुणाचल के बीच में टाइम का कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो मेरा आंसर इसमें बी है। हालांकि हम बार बार दोहरा रहे हैं कि ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो उस तरह से थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है बताने में। जो बात है बड़ी ईमानदारी से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन का भी हम आंसर नहीं कराएंगे आपको, आप देखिएगा उसको, या बाद में हम उसको देखेंगे तो हम बताएंगे। अभी हम स्पष्ट नहीं है। 45 को अभी हम स्किप कर रहे हैं। 46, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? आंसर है इसका मिजोरम। ये भी मैंने YouTube पर डाल रखा था, भारत के पड़ोसी राष्ट्र करके। ठीक है, उसका थंबनेल भी मुझे याद है, उस पर इंडिया का मैप बना हुआ, और ये CGL के टाइम में हम डाले थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए वहां से बनता था। और ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है। ये क्लासरूम के दौरान बच्चों को हम कई बार बोले हैं। जो लोग क्लासरूम में रहते हैं उनको ये बात याद होगी, और फिर क्लास में वापस दोहराने का काम भी किए थे फार्मूला बता करके। आज भी वो मेरे स्टेटस पे लगा हुआ है, आप चाहें तो देख लीजिए। 47 का आंसर है ए, सह्याद्री, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई और फिर कार्डमम हिल या इलायची पहाड़। ये इसका 47 का आंसर है ए। नंबर 48, बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? आंसर है कृष्णा। नंबर 49, आम्रवर्षा, मैंगो शावर, ये केरल और कर्नाटक से संबंधित है। नंबर 50, इसका आंसर है डी। इसको हम सिर्फ एक विकल्प के आधार पर सही
रूप से जान रहे हैं। इसमें जो 4 नंबर लिखा हुआ है, राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है, ये बिल्कुल सही है। जहाँ तक मुझे याद है मोर देन 40% अकेले बाजरा का उत्पादन राजस्थान के द्वारा ही किया जाता है। तो 4 सही है, 4 सही है। इसका मतलब कि 3 गलत हो जाएगा। बागानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, जब अग्रणी है तो उत्पादकता कम नहीं हो सकता है। तो 4। अब आप ऑप्शन को देख करके जाइएगा तो आपको 1 और 4 सही दिख जाएगा, क्योंकि पहला लिखता है भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में गर्म और शुष्क जलवायु वाले भागों में बाजरा रोपा जाता है, उसी रीजन में राजस्थान भी है। तो आप लॉजिक करके, रीजनिंग करके भी आंसर कर सकते थे अगर आपको नंबर 4 ये पता होता तो। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। नंबर 51, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा, आंसर होगा 75 सेंटीमीटर से कम हो, मतलब कि सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। नंबर 52, ये हालांकि बड़ा अटपटा सा है, कुछ अस्पष्ट क्वेश्चन से लिटरली नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा करके हम कंफर्म इसका आंसर नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा आंसर सी होगा। ठीक है, आप मेरे आंसर के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज हम बता रखे हैं कि आपको भी हम उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। 53 अभी हम उसको देखे नहीं है, चूंकि डेटाबेस है इसलिए भी ध्यान नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो हम उसको नहीं बताएंगे आपको। ठीक है। नंबर 54, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान किसी भी देश से नहीं लिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नंबर 55, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर, मतलब राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? जो राज्यसभा का स्पेशल पावर होता है वो 249 और 312 के तहत होता है, तो ये यहां पर आंसर होगा 249। ठीक है, ये भी हम जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेस्ड 25 क्वेश्चन डाल रखे हैं वहां पर भी ये आंसर होगा। ठीक है। एनीवे 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं या लागू नहीं कराया जा सकता है? आसान सा क्वेश्चन है, आंसर है 37, अनुच्छेद डी, मतलब अनुच्छेद 37 ऑप्शन डी। 57, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? ये आंसर होगा 77th अमेंडमेंट 1995। नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के दूर संचार नियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई के संबंध में सही नहीं है? सिर्फ एक बात सही नहीं है, वो ये है कि इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसका मुख्यालय दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। तो 1, 2 और 3 सही है, और 1, 2 और 3 का विकल्प है आपका ऑप्शन बी में, तो बी इसका सही उत्तर होगा। नंबर 59, पंचायती राज से संबंधित है और ये एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार हम पंचायती राज के संदर्भ में बोलते रहे कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा ही। पंचायती राज पर हम 2 वीडियो भी डाले थे, हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है उसकी तुलना में। आंसर इसका होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, एलएम सिंघवी समिति हम बार बार बोलते रहे थे, अभी कुछ दिन पहले भी हम बोले हैं आपको वीडियो के माध्यम से कि एलएम सिंघवी समिति ने ही कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को या स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसके बाद 64th संशोधन विधेयक भी रखा गया था। अशोक मेहता, बलवंत मेहता, जीबीके राव, ये सब लोग बड़ा संबंधित रहे हैं इससे, इसलिए ये डाउट बिल्कुल आपको भी नहीं होगा, हमको पता है। आंसर इसका डी है, उपयुक्त सभी। नंबर 60, सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर। नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन 1 को देखिए, 1 जिसमें लिखा हुआ है कि अपने कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन होता है। आप याद कीजिए, उनकी स्वतंत्रता में ये बात की जाती है कि उनको भारत की संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, और संचित निधि से जब वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो संसद में बहस नहीं होती है, कोई मतदान नहीं होती है, तो 1 खत्म हो जाएगा। 2 और 3 इसका सही उत्तर है, और ऑप्शन बी में 2 और 3 है, तो बी 61 का सही आंसर है। नंबर 62, अनुच्छेद
19 क्लाउज 2 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है? युक्ति युक्त प्रतिबंध का, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का प्रावधान राज्य को अधिकार दिया गया है। सही है, गलत है, यह न्यायपालिका करती है। कुछ क्वेश्चन में हम डील किए थे, और जो लोग भी क्लासरूम में पढ़े हैं आप याद कीजिए, इसका जो 6 आधार होता है, हम 6 आधार आपको बता रखे हैं कि कब कब किन किन स्थितियों में आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 1 2 में कन्वर्ट होगा, आप याद कर लीजिए। तो आंसर इसका है राजद्रोह को हटा दीजिए, राजद्रोह के आधार पर इसको नहीं किया जाता रेस्ट्रिक्ट, तो सी इसका सही उत्तर होगा। 1, 2 और 4। नंबर 63, किस समिति के रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अधिनियम मतलब पेशा के लिए मार्ग प्रशस्त किया? आंसर होगा भूरिया समिति। अभी कुछ दिन पहले ही हम ऐसे ही क्लास में रैंडमली आप लोगों से पूछ लिए थे, ये और बात है कि आपको पहले से भी पता था। तो भूरिया समिति इसका सही आंसर है। नंबर 64, बहुत आसान क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद 65, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? आंसर है इसका डी, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन भी हम पूछे भी हैं, इसका फिर एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को बताए भी हैं। तो औद्योगिक श्रमिकों का मूल्य सूचकांक मतलब कि डी। 66, भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक भी है? आंसर इसका होगा दलहन, सी। और ये एकदम सही है, बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जहां हमको डाउट है वहां हम निश्चित तौर पर ये बता दे रहे हैं। निम्न में से कौन सा नकदी फसल नहीं है, कैश क्रॉप नहीं है? तो इसका आंसर होगा ज्वार। ये अनाज में आ रहा है, खाद्यान्न फसल में आ रहा है, जूट, गन्ना, मूंगफली, ये सब कॉमर्शियल क्रॉप हैं, कैश क्रॉप हैं। तो ज्वार इसका सही आंसर होगा। 68, आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सतत विकास के निर्धारण हेतु सूचकांकों का उपरोक्त सभी पारिस्थितिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये सभी आधार हैं इसके। 69 का आंसर है 2002। पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो यूट्यूब पर भी हम क्वेश्चन रखे थे, वहां पर भी ये बातें आपको बताई गई। और कई बार हम बोले हैं किस तरह का जो भी सम्मेलन हो, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हो पर्यावरण से रिलेटेड, आप उसको याद कर लीजिए। पता नहीं आपने याद किया नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि आंसर सही किया होगा। तो 2002 मतलब 69 का बी। सतत विकास क्या है? फिर इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी 70 का सही उत्तर है। नंबर 71, फिर यहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। सतत विकास, अभी लास्ट में किसी बच्चे ने पूछा था कि सर लास्ट में इकोनॉमी में क्या देख ले, तो हम उनको बार बार बोले थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और एलपीजी देख लीजिए। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 1987 ब्रंटलैंड आयोग से जुड़ा हुआ, ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड। अभी हम क्वेश्चन भी आप लोगों से परीक्षा से पहले जो मॉक टेस्ट हुआ है वहां पूछे भी थे कि हरलेम कौन थे। खैर, 72, भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू हुई? आंसर है 1991, 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति लाई गई। तो 1991 इसका सही उत्तर है। नंबर 73, और कुछ नहीं पकड़ते तो एक आईबीआरडी, आपको पता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में आईबीआरडी या विश्व बैंक और आईएमएफ का गठन हुआ था, तो ब्रिटेन वुड्स से करते तो आपको ऑप्शन वहीं से दिख जाता। बाकी में उसके लिए 2 और कहीं भी नहीं है, ठीक है। भूमि सुधार, भूमि चकबंदी ऐसे भी पकड़ा जाता, तो कोई मुश्किल काम नहीं था, आराम से इसका आंसर आप करने की स्थिति में थे। आंसर होगा इसका ए। नंबर 74, ध्वनि तरंगों के 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नंबर 75, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? 10th लेवल का सब क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, ठीक है। ध्वनि का परावर्तन का कारण है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब कि प्रतिध्वनि का जो कारण है वह है ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लाइट ईयर सब जानते हैं दूरी का। नंबर 77,
निर्वात में गमन नहीं कर सकता। ध्वनि, ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, सबसे ज्यादा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, ये उसका ट्रेवल करने का जो स्पीड है। ठीक है, तो ध्वनि 77 का आंसर होगा। नंबर 78, रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, रेडियो भी सुनते होंगे तो आपको यह शब्द भी सुनाई देता होगा। नंबर 79, निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है? आंसर है खरगोश। ये क्वेश्चन भी हम पहले डाल रखे हैं आप लोगों के लिए। नंबर 80, रैम के बारे में आंसर सही है बी, ये हार्ड डिस्क नहीं है। ठीक है, बी। और बाकी सब देखिए है कि एक अगर आपको पता है तो आपका आंसर वहीं से निकल जाएगा, तो बी इसका सही उत्तर है। नंबर 81, इसका आंसर होगा साइबर वेटिंग। किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग कहलाता है साइबर वेटिंग और वेंटिंग मतलब। और नंबर 82, सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है और परिणाम देता है? आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आलू, ALU। नंबर 83, बिल्कुल ब्लर है लेकिन घबराइए नहीं, क्वेश्चन आपके पास है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 16 जुलाई। नंबर 84, चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है, ये फिलीपींस में है, बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जान रहे हैं। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उससे ही आप पकड़ लेते, बाकी देखिए कहीं भी नहीं। ये कटक था लेकिन वैश्विक पूछ रहा है, इसलिए भारत वाला तो कटक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में, लेकिन ये वैश्विक पूछ रहा है इसलिए फिलीपींस। ठीक है, मनीला में। 85, गन्ना, गन्ना बेसिकली लॉन्ग डे प्लांट होता है, ये लगभग 2 सालों के बाद किया जाता है, इसीलिए बहुत जगह किसानों ने गन्ना की खेती भी छोड़ दी है। यूपी वगैरह में जो हो रहा है सो हो रहा है, बाकी बिहार वगैरह में भी बहुत जगह पे गन्ने की खेती रोक दी गई है या लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये लंबा टाइम तक चलने वाला पौधा है, तो बी इसका आंसर होगा। नंबर 86, मक्के के भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर है इसका 20, आंसर है इसका 20। और 87 का सॉरी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम उसका आंसर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। और नंबर 88, क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है, इसको जिप्सम के द्वारा सुधारा जा सकता है, तो ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी हम यूट्यूब पर डाल रखे हैं साइंस वाले में, अगर आप देखे हो तो। बी 88 का आंसर है। लोटा पहाड़, लोटा पहाड़ बेसिकली स्टोन एज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र रहा है ये लोटा पहाड़, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नंबर 90, जहांगीरनामा में छोटानागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? आंसर है श्यामचंद्र। याद कर लीजिए, खवास खां, शेरशाह, ये क्वेश्चन भी हम आप लोगों से पूछे हैं और ये क्वेश्चन हम यूट्यूब पर भी डाले हैं। ठीक है, श्याम सुंदर बेसिकली नाम है लेकिन श्यामचंद्र यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर डी होगा 90 का आंसर। 91 बताने की आवश्यकता नहीं है, हर आदमी जान रहे हैं। देवघर 91 का जो आंसर है सो होगा। संथाल जनजाति के प्रमुख देवता मरांग बुरु, ये इसका सही उत्तर है। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया? देवघर में। अभी हम कुछ दिन पहले क्वेश्चन में भी मुश्किल से फिर वही 10, 12, 15 दिन इसी बीच जो हम ले रहे थे, तो हम बताए थे कि सबसे ज्यादा कुष्ठ रोगी झारखंड में कहाँ है। जो लेप्रोसी का डाटा आया था उसमें देवघर का नाम आया था। ठीक है, कि सबसे ऊपर में देवघर है, उस आधार पर भी आप इसको आंसर कर सकते थे। ठीक है, 94 और 95 थोड़ा सा हमको डाउट है इसलिए भी हम नहीं बताएंगे, माफी चाहेंगे हम। जहां पर भी हमको डाउट लग रहा है हम नहीं बता रहे हैं आपको। थेंदिरी एवं बिद्दिरी, ये मुंडा अंत्येष्टि से संबंधित है, इसको भी हम मुंडा ट्राइब करके एक वीडियो डाले थे, उसमें ये मेंशन किया हुआ है। 96 का आंसर है मुंडा अंत्येष्टि से। 97 यहां पर नहीं आया है लेकिन हम क्वेश्चन आपको पढ़ करके सुना दे रहे हैं। अब 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप उसको सुन लीजिए। गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया? तो गिरिडीह को 1871 में रेलवे से जोड़ा गया था, आपके क्वेश्चन में ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 98 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्न में से किससे सबसे नजदीक है? आंसर होगा इसका मधुबन। यहां क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, आप अपने क्वेश्चन को देखिएगा, या हम सुना दे रहे हैं आपको, फिर से हम सुना दे रहे हैं ताकि अगर क्वेश्चन लेके आप नहीं बैठे हो तो आप सुन सके। 97 में है कि गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? आंसर है 1871,
98 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से सबसे नजदीक उसके सबसे नजदीक कौन है? ऑप्शन है इसरी, डुमरी, मधुबन और ककोलत। आंसर होगा इसका मधुबन। ठीक है, और 99 पर है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक और दिवस है और दूसरी ओर दिन है। विश्व वातावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस लिखना चाहिए था, सामने लिखा हुआ है 5 जून, तो ये सही है। विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, सामने लिखा हुआ है, इसलिए भी सही है। नंबर सी, विश्व होम्योपैथिक दिवस, सामने लिखा हुआ है 12 मार्च, यह सही नहीं है क्योंकि विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और चौथा इसका डी ऑप्शन था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। तो 99 का आंसर होगा सी, विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, न कि 12 मार्च को। और इस सेट में आखिरी क्वेश्चन, 2023 में किस राज्य ने लर्न एंड अर्न ये स्कीम या ये कार्यक्रम शुरू किया था? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो लगभग 90 क्वेश्चन का मैंने आंसर किया है। जहां भी मुझे थोड़ा डाउट हुआ है उसको हम स्किप करने का काम किए हैं ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। अगर आप उसमें से किसी का जो हम नहीं बताएं आंसर, बिल्कुल आप कंफर्म हो चुके हैं खुद से देख करके, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो एक अच्छा विद्यार्थी जिसने कि अच्छे ढंग से पढ़ा है उसको 60 प्लस जाना चाहिए। ठीक है, तो औसत इसका जो सक्सेसफुल होने वाले कैंडिडेट हैं वो 60 के अराउंड जाएंगे। ठीक है, इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि इससे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर 60 के अराउंड आप पहुंचे हैं तो आप यकीन मानिए पेपर 1 में आपने अच्छा स्कोर किया है। और चूंकि पेपर 2 अभी हम पूरा देख भी नहीं पाए हैं क्योंकि कल हम भी घर में कुछ लोग एग्जाम दे रहे थे तो लेकर के बाहर चले गए थे, तो हम देख नहीं पाए हैं, अभी हम देखेंगे उसके बाद। लेकिन इतना सुनने में आया है कि पेपर 2 जो था ये पेपर 1 की तुलना में आसान था। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो अपना अनुमान होगा वो ये होगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट को अराउंड 130 ये स्कोर चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंगली बाकी अगर आरक्षण वगैरह का आपको लाभ मिलता है तो आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल कट ऑफ हमको लगता है इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि 130 के अराउंड जाएगा। हालांकि सेकंड पेपर जब हम पूरा देखेंगे तो फिर बाकी बात हम लोग करेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने खूब अच्छा किया होगा। वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए। मैंने अपने ज्ञान से लगभग सही आंसर आपको बताया जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, सब कुछ वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। जो होना है अच्छा ही होगा। आप अपना पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करने का काम कीजिए। धन्यवाद।